ये कहानी है इमाद और राना की। इमाद और राना पति पत्नी हैं और दोनों थिएटर एक्टर हैं और इमाद एक्टिंग के साथ साथ एक स्कूल में लिटरेचर भी पढ़ाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इमाद और राना अपने फ्लैट में सो रहे हैं और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। एक औरत जो है पूरे बिल्डिंग में चिल्ला रही होती है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और जल्दी इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। और उसके बाद इमाद बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग सच में हिल रही है और जितनी भी खिड़कियों में कांच लगे हैं सारे के सारे कांच जो है टूट रहे हैं बिल्डिंग के हिलने की वजह से। और ये सब देखने के बाद बिल्डिंग के सारे लोग जो हैं उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और उसके साथ साथ इमाद और राना भी। उसके बाद अगली सुबह हमें इमाद और राना दोनों उसी बिल्डिंग में नजर आते हैं जो अपने फ्लैट में हैं और जितनी भी चीजें बिखर गई थी वो सारी चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि बिल्डिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और अब यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इमाद जो है अपने स्कूल में पढ़ाने चला गया है और वो वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को द काऊ फिल्म के बारे में बताता है। द काऊ 1969 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से ईरान में न्यू वेब सिनेमा की शुरुआत हुई थी। और बच्चे इमाद से पूछते हैं कि वो उन्हें वो फिल्म कब दिखा रहा है और इमाद कहता है कि बहुत जल्द। और उसके साथ साथ बच्चे इमाद से उसके नाटक के बारे में भी पूछते हैं कि वो उसका नाटक कब देख सकते हैं। और इमाद कहता है कि अगले वीक से जो है हमारा नाटक शुरू होने वाला है। और इस पूरे समय जो है बच्चे बीच बीच में मजाक भी करते हैं लेकिन इमाद बहुत ही कंफर्टेबल दिखाई पड़ता है बच्चों के साथ। उसे बच्चों के मजाक से कोई भी समस्या नहीं है और वो उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली है। और तभी एक बच्चा उससे पूछता है कि सर आपके गाड़ी का मॉडल क्या है। और ये सुनने के बाद जो है इमाद उससे पूछता है कि तुम मेरे गाड़ी का मॉडल क्यों पूछ रहे हो। तब वो कहता है कि सर मुझे पता चला है कि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, क्या आप सच में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं। और इमाद कहता है कि हाँ। दरअसल इमाद जो है अपनी गाड़ी इसलिए बेच रहा है ताकि वो अपने नए घर का डिपॉजिट दे सके क्योंकि पुराना घर अब उसके रहने लायक नहीं रह गया है। और उसके बाद इमाद जो है अपने नाटक की रिहर्सल में चला आता है और वहाँ पे जब उनके नाटक की रिहर्सल चल रही होती है तब वहाँ पे परफॉर्म कर रहे एक्टरों में से एक लड़की का डायलॉग होता है कि वो बिना कपड़ों के बाहर जा रही है और ये डायलॉग बोलते समय उसने पूरे कपड़े पहन रखे हैं। और ये चीज देख के उसका कोई एक्टर हंस देता है और उसके बाद वो एक्ट्रेस वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। और उसके बाद वो सबको बोलने लगता है कि ये हंसी वाला सीन ही है क्योंकि एक लड़की ने पूरे कपड़े पहन रखे हैं और वो बोल रही है कि वो नंगी बाहर जा रही है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास कोई भी आजादी नहीं है इस तरीके का कोई भी सीन दिखाने के लिए। और यहाँ तक कि इस नाटक में कुछ ऐसे डायलॉग्स भी हैं तो उसे भी कटवा दिया गया है। और इस चीज को असगर फरहादी ने बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया है कि आप आर्थर मिलर का लिखा हुआ एक अमेरिकन प्ले कर तो सकते हैं ईरान में लेकिन आप अपने नाटक को अमेरिकन नहीं बना सकते। आपको ईरान के कल्चर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके थिएटर ग्रुप का एक एक्टर जो है उन्हें एक कमरा दिखाने लेकर के जाता है और उसके बाद वो कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। और ये जगह इमाद और राना को पसंद भी आती है लेकिन जब वो इस घर को देख रहे होते हैं तो उन्हें एक कमरा दिखाई पड़ता है जो कि बंद होता है। तो वो जो है उससे पूछते हैं कि आखिर ये कमरा क्यों बंद है। तो वो कहता है कि इस कमरे में पहले कोई दूसरी लड़की रहती थी और उसका सारा सामान यहाँ पे बंद है और उसने कहा है कि वो जल्दी ही आकर के ये सारा सामान ले जाएगी जब उसे कोई दूसरा कमरा मिल जाएगा। उसके बाद इमाद और राना अपना सारा सामान ले आते हैं और वो यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। और तब राना जो है फिर से उस आदमी को कहती है कि एक बार वो उस लड़की से बात कर ले कि आखिर वो अपना सामान अब तक लेकर क्यों नहीं गई। उसके बाद वो उस लड़की को कॉल करते हैं और फिर भी वो मना कर देती है कि उसे जब तक कोई दूसरा कमरा नहीं मिलता वो अपना सामान लेकर के नहीं जाएगी। और उसके बाद जो है वो उसके कमरे को खोल देते हैं और उसका सारा का सारा सामान जो है वो बाहर रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन जब वो रिहर्सल कर रहे होते हैं तब इमाद को वो आदमी बताता है कि उस लड़की ने उसे कॉल करके धमकी दिया है। और फिर इमाद कहता है कि इसमें कोई डरने की तो बात नहीं। तब वो आदमी कहता है कि नहीं इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद वो अपने शो की तैयारी करने लगते हैं और उस दिन वो अपना शो बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। और शो के बाद जो है इमाद वहीं पे रुक जाता है और राना वहाँ से जल्दी घर चली आती है क्योंकि उसको पूरे घर की सफाई करनी होती है। और वो जब घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे इमाद का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि वो नाश्ते के लिए कुछ सामान लेकर के आए क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। और उसके बाद वो फिर से सफाई में लग जाती है और अपना मेकअप उतारने लगती है। तभी उसे जो है डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जाकर के दरवाजा खोल देती है। उसे लगता है कि इमाद आया है और वॉशरूम में चली आती है नहाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इमाद अभी तक मार्केट में जो है सामान खरीद रहा है और उसके बाद वो जैसे ही घर आता है उसकी नजर जो है सीढ़ियों पे पड़ती है और वो देखता है कि सीढ़ियों पे खून के धब्बे हैं जो किसी के पैर के निशान हैं जिन पे खून लगा था। और ये सब देख के वो और भी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने कमरे में घुसता है और वो देखता है कि सारा का सारा दरवाजा खुला हुआ है। और उसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम में घुसता है वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के वो सुन्न पड़ जाता है। और उसके बाद जो है हम इमाद को सीधा हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे इमाद देखता है कि राना बुरी तरीके से जख्मी है और उसको टांके लग रहे हैं और राना के सर पे और चेहरे पे चोट लगी है।
और इमाद ये सब देख ही रहा होता है कि डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि आप बाहर जाके वेट कीजिए। और उसके बाद इमाद जो है बाहर आकर के बैठ जाता है। और उसके बाद उसको पड़ोसियों से पता चलता है कि उसके किसी पड़ोसी ने जो है राना को चिल्लाते हुए सुना था। और उसके बाद वो जब कमरे में गए तो उसे जो है उन लोगों ने बाथरूम में बेहोश पाया और उसके सर पे चोट लगी थी। और तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी उनका एक पड़ोसी कहता है कि जरूर उस पुरानी वाली लड़की का कोई कस्टमर होगा जो इस फ्लैट पे पहले रहती थी। उसके यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और वो यही धंधा करती थी। और उसका ही कोई कस्टमर होगा जिसको पता नहीं होगा कि उस लड़की ने अब ये जगह छोड़ दी है और वो यहाँ पे आ गया होगा और उसके बाद उसने राना के साथ ऐसा किया होगा। और ये सुनने के बाद इमाद एक गहरी सोच में पड़ जाता है। और उसके बाद वो राना को लेकर के घर पहुँचता है। लेकिन राना अब बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है। जब इमाद उसको कमरे में सुला रहा होता है, उसके बाद जब वो लाइट ऑफ करने जाता है तो वो कहती है कि लाइट ऑफ मत करो। और उसके बाद वो इमाद को जो है दरवाजा भी बंद नहीं करने देती है। और उसके बाद जब इमाद अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उसे जो है एक चाबी का गुच्छा मिलता है और उसके साथ साथ एक फोन और भी कुछ सामान मिलता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि हो ना हो ये सारा का सारा सामान उसी आदमी का है जिसने राना के साथ ऐसा किया है। और उसके बाद वो चाबी लेकर के नीचे पार्किंग में जाता है और सारी गाड़ियों को चेक करने लगता है कि आखिर ये चाबी किस गाड़ी की है। और थोड़ी गाड़ियां चेक करने के बाद उसे फाइनली वो गाड़ी मिल जाती है। और उसके बाद वो उस गाड़ी को बाहर से ला करके अपनी बिल्डिंग के नीचे लगा देता है ताकि अगर वो आदमी इस गाड़ी को लेने आए तो उसे पता चल सके। और उसके बाद जब वो घर में आता है तो देखता है कि राना की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। उसे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक डर सा बैठ गया है। अब वो अकेले वॉशरूम नहीं जा पाती है, यहाँ तक कि वो अकेले घर में रह भी नहीं पाती है। वो कहती है कि उसे इस वॉशरूम में डर लगता है और वो नहीं चाहती कि इमाद उसे छोड़ के कहीं भी जाए। और ये सब देखने के बाद इमाद जो है अपनी वाइफ को कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तब राना कहती है कि वो बिल्कुल भी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उन सवालों को नहीं झेल पाएगी। और उसके बाद इमाद कहता है कि उसे एक फोन और एक गाड़ी की चाबी मिली है। और ये सुनने के बाद राना कहती है कि आखिर कौन हो सकता है। तब वो बताता है कि उसे पड़ोसियों से पता चला कि यहाँ पे जो लड़की पहले रह रही थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उससे मिलने बहुत सारे लोग आते रहते थे और हो ना हो उनमें से ही कोई एक है जिसने ऐसी हरकत की है। और वो पूछता है कि क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है। और वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो कहती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो नहाने जा रही थी और तभी डोरबेल बजा और उसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया और उसके बाद वो नहाने चली गई। और जब वो वॉशरूम में नहा रही थी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि ये इमाद है, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का हाथ देखा वो चिल्लाने लगी। उसे पता चल गया कि ये इमाद नहीं है। और उसके बाद की कोई भी बात राना को याद नहीं है। और इतना कहते ही राना जो है बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है और इमाद उसे संभालने की कोशिश करता है। और उसके बाद अगली सुबह जो है इमाद फिर से कोशिश करता है कि वो राना को मना ले ताकि राना पुलिस के पास जा सके, लेकिन राना कहती है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सारी बातें जो है लोगों के सामने कह सके। और राना की ऐसी हालत देखने के बाद इमाद को उसकी बात माननी पड़ती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज उनका प्ले है और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब राना अपने डायलॉग्स बोल रही होती है तो डायलॉग्स बोलते समय उसको अचानक कुछ महसूस होता है और उसके बाद जो है वो स्टेज पे ही रोने लगती है। और तब जो है इमाद को ये नाटक वहीं पे रोकना पड़ता है और ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ती है। उसके बाद सारे लोग बैक स्टेज चले आते हैं और वो राना को संभालने की कोशिश करते हैं। तब इमाद उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तब राना कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो आदमी ऑडियंस के बीच बैठा है और वो उसे घूर रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो है इमाद को और भी गुस्सा आता है और वो उस आदमी के पास जाता है जिसने इसे कमरा दिलवाया है। वो भी इस नाटक में एक्टिंग कर रहा है। इमाद उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमसे पहले जो लड़की यहाँ पे रहती थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और जिस बेड पे अभी मैं और राना सो रहे हैं उस बेड पे न जाने कितने लोग पहले सो चुके हैं। और वो कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से देखो राना की क्या हालत हो गई है। और ये सब होने के थोड़े दिन बाद इमाद जब स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि राना फिर से जिद करने लगी है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि वो अकेले इस घर में नहीं रह पाएगी और उसने अभी तक उस वॉशरूम को यूज नहीं किया है। और तब इमाद जो है राना को डांटता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा। तुम्हें अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेनी चाहिए और पुरानी बातों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और तुम्हें एक शावर लेनी चाहिए। तुम शावर लो और मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन अभी भी राना के अंदर कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है और वो उस बाथरूम में नहीं जाना चाहती है। और इस बात पे इमाद को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ यहाँ बैठा नहीं रह सकता। और ये सब सुनने के बाद राना फिर से उदास हो जाती है और रोने लगती है और तब उसे इमाद फिर से समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमाद अपने बच्चों को द काऊ फिल्म दिखा रहा है जैसा उसने वादा किया था और सारे बच्चे फिल्म देख भी रहे हैं।
लेकिन उसी बीच जो है इमाद को नींद आ गई है और वो सो गया है और एक बच्चा जो है उसकी वीडियो बना रहा है कि वो कैसे सोया है। और उसके बाद जो है एक गार्ड आकर के इमाद को कहता है कि वो उसके लिए कुछ किताबें लाया है और तब इमाद जगता है और उसके बाद वो जो है उस लड़के से उसका फोन मांगता है। और इस टाइम हम इमाद को पहली बार क्लास में गुस्से में देख रहे हैं। इमाद जो पहले बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली था, अब उसे बच्चों पे गुस्सा आने लगा है। और इससे हमें पता चलता है कि राना और इमाद अंदर से कितने परेशान हैं कि उनकी पर्सनालिटी में एक अलग सी चेंज आ रही है और वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके बाद इमाद का पड़ोसी जो है एक दिन राना को कहता है कि उसे अपनी गाड़ी लगानी है उस जगह पे जहाँ पे उन लोगों ने एक गाड़ी लगा रखी है। ये उसी आदमी की गाड़ी है जिसने राना के साथ ऐसा किया था और इमाद ने उस गाड़ी को ला करके नीचे पार्किंग में लगा दी थी। लेकिन अब उस जगह पे जो है उसके पड़ोसी को गाड़ी लगानी है। तब राना अपने पड़ोसी को उस गाड़ी की चाबी दे देती है और कहती है कि तुम इस गाड़ी को बाहर लगा दो और वो ऐसा ही करता है, वो उस गाड़ी को बाहर लगा देता है। उसके अगले दिन जब राना अपनी परफॉर्मेंस के लिए पहुंचती है और तब वो देखती है कि उसका कॉस्ट्यूम वहाँ से गायब है और वो पूछती है कि मेरा कॉस्ट्यूम कहाँ है। तब उसे इमाद बताता है कि तुम्हारा रोल अब कोई और कर रहा है और इमाद ये भी कहता है कि अगर तुम वो रोल करना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्टर से बात करूंगा और तुम अब भी वो रोल कर सकती हो। तब राना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब वो रोल नहीं करना चाहती। और उसके बाद प्ले शुरू हो जाता है और राना बैक स्टेज बैठी होती है और वो एक बच्चे से बात कर रही होती है और वो लड़का उसके कोई एक्टर का बेटा होता है। और वो लड़का राना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि वो घर पे बोर होती है, वो इसलिए यहाँ चली जाती है। और तब वो बच्चा कहता है कि उसे नाटक बहुत बोरिंग लगता है और राना बातों बातों में उस लड़के से कहती है कि वो उसके घर आना चाहेगा और वो लड़का कहता है कि हाँ। और फिर उसके बाद राना उसके माँ से बात करती है कि वो उसे एक दिन के लिए घर ले जाना चाहती है और उसकी माँ मान जाती है। और राना उस बच्चे को घर इसलिए लाती है ताकि उसे घर पे अकेला ना रहना पड़े। और उसके बाद जब इमाद घर आता है तो वो राना को कहता है कि चाबी दो, मैं उस गाड़ी को अंदर लगा देता हूँ। और राना कहती है कि आज उस गाड़ी को बाहर ही छोड़ दो, मैंने बहुत अच्छा डिनर बनाया है, आज हम सारी बातों को भूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और डिनर करते समय इमाद जो है बच्चे से पूछता है कि आज दिन भर तुम लोगों ने क्या किया। और तब राना बताती है कि आज दिन भर उन लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की और उसने ये पास्ता भी खरीदा जिसे उसने डिनर में बनाया है। उसके बाद खाना खाते खाते इमाद राना से पूछता है कि तुमने कौन से कार्ड से पेमेंट किया। और तब राना कहती है कि उसने कैश पेमेंट किया। और इमाद पूछता है कि तुम्हें कैश कहाँ मिला, तो वो कहती है कि वही कैश जो तुमने ड्रॉल में छोड़ा था। और ये सुनते ही इमाद खाना छोड़ देता है और वो रुक के थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा उस आदमी ने छोड़ा था। और उसके बाद वो सबको कहता है कि वो ये खाना फेंक दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उस पैसे का एक भी निवाला खाए। और उसके बाद वो सब खाना फेंक देते हैं। और उसके बाद ये बातें फिर से इमाद के दिमाग में घूमने लगती हैं और वो उस लड़की के कमरे में जाता है जिसमें उसका सारा सामान है और वहाँ पे उसे एक फोन मिलता है और उसके बाद वो उस फोन की सारी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। और तभी वहाँ पे राना आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि मैं कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम उस आदमी तक पहुँच सके। और ये सुनने के बाद राना कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो आदमी कहेगा कि वो गलती से यहाँ पे आ गया था। और इस बात से इमाद को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अगर वो गलती से यहाँ आ गया था फिर वो यहाँ पे रुका ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक औरत नहा रही थी और उसको बिस्तर पे पड़े हुए कपड़े दिखाई नहीं दिए। और उसके बाद ये बातें करते करते इमाद और भी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके अगली सुबह जो है इमाद को पता चलता है कि वो गाड़ी वहाँ से गायब हो गई है। राना उसे बताती है कि उस गाड़ी को उसने वहीं पे खड़ा किया था लेकिन अब वो गाड़ी वहाँ पे नहीं है। और ये सुनने के बाद इमाद और भी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमाद अपने नाटक में परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे एक सीन चल रहा है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो अपने को एक्टर को गाली दे रहा है। ये वही आदमी है जिसने इन लोगों को कमरा दिलवाया था। और उसके बाद सीन खत्म होता है और वो आदमी आकर के कहता है इमाद से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे स्टेज पे गाली क्यों दी। तब वो कहता है कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा था। और तब वो आदमी कहता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इमाद बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो इतना परेशान है कि उसकी झलकियां उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रही हैं। उसके थोड़े दिन के बाद इमाद जब रास्ते से जा रहा होता है तो उसे वही गाड़ी दिखाई देती है एक बेकरी के सामने और इमाद रुक जाता है। और उसके बाद वो उस बेकरी में जाता है कुछ सामान लेने के बहाने और कुछ सामान खरीदते हुए कहता है कि बाहर वो किसकी गाड़ी खड़ी है, पुलिस अभी उस गाड़ी के बारे में पूछ रही थी। और तभी बेकरी का मालिक कहता है कि ये गाड़ी उसकी है और इमाद को पता चल जाता है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। और उसके बाद बेकरी वाला उसमें कुछ सामान लेकर के पहुंचाने जाता है। तब इमाद उसका पीछा करने लगता है और इमाद उसका बहुत देर पीछा करता है। उसके बाद जब वो आदमी एक दुकान में रुकता है तब इमाद उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी एक दिन के लिए भाड़े पे चाहिए। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी को भाड़े पे नहीं देता, मैंने इस गाड़ी को अपने पर्सनल काम के लिए रखा है।
और तब उससे इमाद कहता है कि आप जितने चाहे पैसे ले लें, मुझे इस गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, मुझे एक दिन के लिए बस ये गाड़ी चाहिए जब मैं अपना सामान दूसरी जगह पे लेकर के जा सकूं। और थोड़ी देर बात करने के बाद जो है वो आदमी मान जाता है और कहता है कि आपको गाड़ी कब चाहिए। तब इमाद उसका नंबर लेता है और कहता है कि मैं आपको कॉल करूंगा। और उसके अगले दिन जो है इमाद उस आदमी को कॉल करता है और उसे अपने पुराने घर पे बुलाता है जहाँ पे वो पहले रहते थे। और उसके बाद वो उसका इंतजार करने लगता है। इमाद को उस आदमी की गाड़ी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इमाद को बस उस आदमी में इंटरेस्ट है कि वो उसको पकड़े और उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और इमाद दरवाजा खोल देता है। और उसके बाद इमाद देखता है कि वो आदमी नहीं आया है, उसने अपने ससुर को भेज दिया है जो कि एक बुजुर्ग है। और वो आदमी आते ही कहता है कि आपके पास पानी होगा क्या, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरी सांसें फूल गई हैं। और तब इमाद कहता है कि थोड़े दिन ही पहले हमारा लिफ्ट खराब हुआ है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं लिफ्ट भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे लिफ्ट के अंदर घुटन होती है। उसके बाद इमाद पूछता है कि वो आदमी क्यों नहीं आया जिससे मेरी बात हुई थी गाड़ी के लिए। उसके बाद वो आदमी कहता है कि वो अभी शॉपिंग के लिए गया है, हमारे घर में शादी होने वाली है, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। और इतना कहने के बाद वो इमाद को चाबी दे के जाने लगता है। और तब इमाद कहता है कि आप अपने दामाद को कॉल कीजिए, मुझे उससे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन वो आदमी इस बात को नहीं समझता और वहाँ से जाने लगता है। तभी इमाद उसे रोकता है और कहता है कि बैठिए, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। और उसको बैठाने के बाद इमाद उससे पूछता है कि आप अपने दामाद को कितने साल से जानते हैं। तब वो कहता है कि वो उसे 2 साल से जानता है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उसके बेटे की तरह है। और उसके बाद वो आदमी इमाद से पूछता है कि तुम इमाद के बारे में इतना सब क्यों पूछ रहे हो, तुम उसे जानते हो क्या। तब इमाद कहता है कि मैं और मेरी वाइफ इसी अपार्टमेंट में पहले रहते थे, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा और हमें अपना घर बदलना पड़ा। और उसके बाद हम नए अपार्टमेंट में चले गए और हम जहाँ गए वहाँ पे हमसे पहले एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी। और एक रात मैं घर पे नहीं था, मेरी वाइफ अकेली थी और वो बाथरूम में थी। और तभी हमारे घर में कोई आदमी घुस आया और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जिससे मेरी वाइफ बुरी तरीके से घायल हो गई। और ये सुनने के बाद वो बुजुर्ग पूछता है कि आखिर कौन है वो आदमी। तब इमाद कहता है कि आपका दामाद। और ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि मैं आज ही अपने दामाद से इस बारे में बात करूंगा। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद इमाद कहता है कि मैं अपने दामाद से खुद बात करना चाहता हूँ, आप उसे कॉल कीजिए। तब वो आदमी कहता है कि अभी हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो शॉपिंग कर रहा है मेरी वाइफ और मेरी बेटी के साथ। और उसके बाद वो फिर से जाने लगता है। तब इमाद उसे फिर से रोकता है और कहता है कि उसे कॉल कीजिए और बस इतना पूछिए कि उस रात ये गाड़ी किसके पास थी। लेकिन फिर भी वो आदमी इमाद की बात नहीं मानता और जाने लगता है। तब इमाद उसे रोकता है और कहता है कि मुझे सच में उससे बात करनी है। और तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तब इमाद कहता है कि मेरे पास उसका नंबर है, मैं नंबर देता हूँ, आप कॉल कीजिए। और उसके बाद उसे कॉल करना ही पड़ता है। और इमाद कहता है कि उसको कॉल कीजिए और कहिए कि अभी के अभी वो यहाँ पे आए। और उसके बाद वो आदमी जो है अपने दामाद को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि वो तो शॉपिंग कर रहा है। तभी वो कहता है कि जब भी तुम फ्री हो मुझे कॉल करो। और उसके बाद उसका दामाद पूछता है कि आपका नंबर क्या है, मैं कौन से नंबर पे आपको कॉल करूं। और वो कहता है कि उसे उसका नंबर नहीं पता, किसी और से पूछ लेने के लिए। और ये बात सुनते ही इमाद को एक झटका सा लगता है और वो कुछ सोचने लगता है कि आखिर इसको अपना नंबर कैसे नहीं याद, जरूर हो ना हो इसने अभी अभी अपना नंबर चेंज किया है। और उसके बाद वो उस आदमी से पूछता है कि आपने अपना नंबर चेंज किया है क्या, आपको अपना नंबर कैसे नहीं याद। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अपना नंबर चेंज नहीं किया है, बस इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो गई है, इसीलिए कुछ याद नहीं रहता। और ये बात सुनते ही इमाद का शक यकीन में बदल जाता है और वो उस आदमी को कहता है कि आप अपने जूते उतारिए, मुझे आपका पैर देखना है। और ये बात सुनते ही वो आदमी जो है वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। और तब इमाद उसे जबरदस्ती पकड़ता है और खुद से उसके जूते उतारता है। और वो देखता है कि उस आदमी के पैर में पट्टियां लगी हुई हैं क्योंकि उसने सीढ़ियों पे खून देखा था। और उसे ये बात पता है कि जो भी उस रात वहाँ पे आया था उसके पैर में चोट लगी थी और उसी के पैर से सीढ़ियों पे खून लगा था। और वो इस आदमी का पैर देख के समझ जाता है कि ये वही आदमी है। और उसके बाद जो है थोड़े समय के लिए इमाद सुन सा पड़ जाता है। और उसके बाद जो है वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए किसी ने कहा था या तुम खुद गए थे। उसके बाद वो कहता है कि वो उस लड़की को पहले से जानता है, थोड़े दिन पहले से वो उसे मैसेजेस कर रही थी कि उसे इसकी मदद चाहिए, लेकिन उस टाइम ये बीमार था इसलिए उसकी मदद नहीं कर पाया। और उसके बाद उस लड़की ने इसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। और तब वो आदमी कहता है कि उस रात मैं उस लड़की के साथ होना चाहता था और कुछ मजे करना चाहता था। और तब इमाद कहता है कि जब तुम उस घर में घुसे तुम्हें पता नहीं चला कि अब यहाँ पे कोई और रह रहा है, क्योंकि वहाँ की सारी चीजें बदल चुकी थी। और तब वो आदमी कहता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि जब मैं वहाँ घुसा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे वहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई दिखाई पड़ी।
जैसा कि पहले होता था। और फिर वो कहता है कि तुम्हें बिस्तर पे मेरी बीवी के कपड़े दिखाई नहीं दिए, मुझे पूरा का पूरा सच बताओ और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैंने डोरबेल बजाया और तुम्हारी वाइफ ने दरवाजा खोल दिया, तो मुझे लगा कि वो पहली वाली लड़की है जिसने मुझे अंदर आने दिया है। और उसके बाद मैं अंदर गया और बाकी चीजें इतनी जल्दी हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं अंदर गया और मैंने उस लड़की के बच्चे का नाम पुकारा, और जैसे ही मैंने नाम पुकारा तुम्हारी वाइफ चिल्लाने लगी, और ये देख के मैं डर गया और मैं वहाँ से भाग आया। और तब इमाद कहता है कि तुम अंदर नहीं गए वॉशरूम में, तुम अगर अंदर नहीं गए तो मेरी वाइफ को सर पे चोट कैसे लगी और तुम्हारे पैरों पे ये चोट कैसे लगी। तब वो कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं वहाँ से भाग रहा था, तब सीढ़ियों पे मेरे पैर में कुछ चुभा और उसके बाद मैं वैसे ही भाग आया। और तब इमाद कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि मेरी वाइफ ऐसे ही घायल हो गई बिना तुम्हारे कुछ किए। और उसके बाद वो उस आदमी पे गुस्सा करने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मुझे जैसे ही रियलाइज हुआ कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, मैं वहाँ से भाग गया और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इमाद कहता है कि ठीक है, तुमने जो जो बातें मुझे बताई सेम बातें जो है अपनी फैमिली के सामने बताना। लाओ मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारे फैमिली को और तुम्हारी वाइफ को यहाँ पे बुलाता हूँ। उसके बाद ये सारी बातें तुम उनके सामने कहना। और वो उससे फोन मांगने लगता है और वो आदमी उसे फोन नहीं देता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब इमाद को और भी गुस्सा आता है, वो उसे पकड़ता है और ला करके वॉशरूम में बंद कर देता है। और उसके बाद वो सारी लाइटें ऑफ करके अपने फ्लैट से जाने लगता है। तब वो आदमी चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो कम से कम यहाँ की लाइटें जला दो, क्योंकि मुझे अंधेरे में घुटन होती है। और ये सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी सच में बीमार है। और उसके बाद यहाँ से इमाद जो है अपने परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है, क्योंकि आज भी उसका नाटक है। और उसके बाद इमाद अपना नाटक खत्म करता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर के फिर से इस अपार्टमेंट पे वापस आता है। और उसके बाद जो है वो उस आदमी को बाहर निकालता है और अपनी वाइफ के सामने पूछता है कि बताओ तुमने सच में कुछ नहीं किया। और तब वो आदमी उसकी वाइफ से कहता है कि मुझे माफ कर दो। और उसके बाद इमाद पूछता है कि मुझे सच बताओ कि तुम उस दिन बाथरूम में क्यों गए थे। और तब वो आदमी थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद कहता है कि मैं बहक गया था। और ये सुनने के बाद राना इमाद से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुमने इस आदमी को ऐसे क्यों पकड़ रखा है। तब वो कहता है कि मैंने इसके फैमिली को कॉल कर ही दिया है, वो रास्ते में हैं और आ रहे हैं, और उनके आने के बाद मैं उनको ये सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि इमाद चाहता है कि जिस सिचुएशन से ये दोनों जूझ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उस चीज को ये लोग भी फील करें, इनकी फैमिली भी उस चीज को फील करे कि आखिर उस सिचुएशन में जीना कैसा होता है। और इसीलिए वो इसकी फैमिली को बुला रहा है। और ये सुनते ही राना कहती है कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम बदला ले रहे हो। और वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो और इसे अभी का अभी छोड़ दो। और तभी उसके पास जो है वो आदमी फिर से आता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एक बार तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे आ जाने दो, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। उसके बाद उनके सामने तुम ये सारी बातें बताना और यहाँ से चले जाना। और ये सुनते ही वो आदमी एकदम से पागल हो जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और तब राना भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इमाद नहीं मानता और राना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब राना नीचे जा रही होती है तभी उसे इमाद का कॉल आता है और वो कॉल उठाती है तो इमाद उसको बताता है कि उस आदमी को हार्ट अटैक आया है और वो बेहोश हो गया है, तुम जल्दी ऊपर आओ। और वो ऊपर आती है और उसके बाद दोनों उस आदमी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो आदमी होश में आ जाता है और उसके होश में आते ही उसकी फैमिली भी वहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली जो है इमाद को थैंक्स बोलती है कि उसने उनकी जान बचाई है। और वो बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है और वो जो है जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी इमाद कहता है कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मुझे उनसे कुछ हिसाब सेटल करना है। तब उसके फैमिली वाले लोग कहते हैं कि आपने हमारी बहुत मदद की है, हमें आपसे किसी तरीके का सेटलमेंट नहीं करना। उन्हें लगता है कि इमाद ने उनकी गाड़ी यूज की है और इसके लिए वो उन्हें पैसे देना चाहता है। लेकिन इमाद कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। और उसके बाद वो उस बुजुर्ग आदमी को एक कमरे में लेकर के जाता है और वहाँ उससे पूछता है कि तुमने हमारे घर पे कितने पैसे छोड़े थे। और वो आदमी थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मुझे याद नहीं। और उसके बाद इमाद जो है एक बैग में थोड़े पैसे रखता है और उसके साथ वो तमाम चीजें जो वो आदमी उसके घर पे छोड़ के आया था, चाबी, फोन और दवाइयाँ, और ये सारी चीजें इमाद जो है उस आदमी को दे देता है। और देने के बाद जो है वो उस आदमी को एक थप्पड़ मारता है और उसके बाद कहता है कि जाओ। लेकिन उस थप्पड़ के बाद जो है ऐसा लगता है कि उस आदमी के अंदर कुछ मर सा गया है और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो चलता है और उसको चलते हुए देख के ऐसा लगता है कि कोई डेड बॉडी चल रही है और उसकी हालत जो है धीरे धीरे और भी खराब होने लगती है। उसके बाद उसके फैमिली वाले उसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और वो नीचे उसको ले करके जा ही रहे होते हैं, तभी वो सीढ़ियों पे गिर के बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उसके फैमिली वाले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे राना आती है और वो देखती है कि वो आदमी मर चुका है। और इस चीज को इमाद भी देखता है कि वो आदमी मर चुका है। और उसके बाद इमाद और राना दोनों एक दूसरे को थोड़े समय के लिए देखते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं।
और उसके बाद हम देखते हैं कि इमाद और राना ने अपने नाटक वाले कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं और उनका मेकअप हो रहा है, लेकिन दोनों जो हैं किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। और इस आखिरी सीन से असगर फरहादी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आप चाहे जितना भी मेकअप कर लें, यानी कि आप कितना भी दिखावा कर लें कि आप खुश हैं, आप पुरानी चीजों को भूल चुके हैं, लेकिन वो चीज आपके अंदर से कभी भी नहीं जाती। आप सिर्फ मेकअप कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको ढक सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को खत्म नहीं कर सकते। असगर फरहादी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी सारी फिल्मों में किसी तरीके का कोई भी कंक्लूजन नहीं देते कि कौन सही है या कौन गलत है। वो हमेशा ही ये सारी चीजें ऑडियंस पे छोड़ते हैं, जैसा कि इस फिल्म में हमें देखने को मिला कि उस आदमी की वजह से इमाद की जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां चली आई। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही और इसलिए वो उस आदमी को सजा देना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी हर बार एक ही बात कह रहा है कि उसने जानबूझ के ये नहीं किया, वो किसी और लड़की से मिलने आया था और इमाद की वाइफ ने ही दरवाजा खोला, जिससे उसे लगा कि ये वही लड़की है जो उसे अंदर आने दे रही है, यानी कि वो उसे बुला रही है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद हम ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर गलत कौन कर रहा है, और हम फिल्म देखने के कई दिनों बाद तक जो है इस चीज को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और यही असली ताकत है असगर फरहादी की, और उनकी इस ताकत से जो है पूरी दुनिया वाकिफ है। और द सेल्समैन फिल्म को भी पूरी दुनिया ने सराहा और इसीलिए इस फिल्म ने जो है ऑस्कर जीता। और इस फिल्म में हमें असगर फरहादी की बेहतरीन डायरेक्शन के साथ साथ हमें एक्टरों द्वारा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। इस फिल्म में इमाद का किरदार निभाया है शहाब हुसैनी ने और उनकी वाइफ राना का किरदार निभाया है तराने अली दुस्ती ने। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।